आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके अब तक के पेपर्स अच्छे हुए होंगे। कल हमारा सेकंड टाइम में जो है ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 है। इसमें मैं पहले भी इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैं उनके लिंक्स जो है होपफुली इस वीडियो की पिन कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आमतौर पर पिन कमेंट डालता होता हूँ, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और कि अगर आपके कोई और स्टूडेंट्स जानने वाले जो हैं जो इस पेपर में प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया करें, हो सकता है किसी का बेनिफिट हो जाए। जो मेरा मेन फोकस आज वाले वीडियो में होगा ना, जो हमने पहले एक चीज़ कवर नहीं की, वो ये है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पेपर में नहीं करनी, कौन कौन सी चीज़ें हमने करने से अवॉइड करना है, जिनकी वजह से अक्सर हमारे मार्क्स कट जाते हैं, कट भी जाते हैं, हमारे फजूल में टाइम वेस्ट करके आते हैं, इस तरह की चीज़ें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेपर 2 जो है आपका, अगर आपको उसके बारे में देखो, एक तो है ना, एक बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मेरे पेपर बहुत अच्छा तैयार है, मैं कर लूँगा, ठीक है, वो तो पेपर को जिस तरह चाहे अप्रोच कर सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसको पेपर के बारे में वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे यार मेरा पेपर भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, ये तो नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऐसे स्टूडेंट को कि आप पेपर को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो उसके बैकवर्ड से, यानी आप पेपर पीछे से खोल लो, वहाँ से करना स्टार्ट करो। जब आप उसको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि हमारे जहन में एक ऐसा यूफोरिया बिल्ड किया होता है, ऐसा एक ना, यानी एक एक्सटेसी बनाई होती है कि यार प्री रिलीज मटेरियल पता नहीं कोई ना वो है, जिन है, जिससे अगर हम बचेंगे नहीं तो खा जाएगा, वो वाली बात, ठीक है। इस चीज़ से आपने बचना है। प्री रिलीज मटेरियल में कोई मसला नहीं, हम उसको पूरे को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे आज मिल भी गया प्री रिलीज मटेरियल से, यानी उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट मुझे मिल गई है, तो उसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। समझाने वाली बात ये है कि सबसे जो मेन बात है ना इसमें जो करने वाली, वो ये है कि आपने प्री रिलीज मटेरियल को एक अपने लिए हवा नहीं समझना। दूसरी मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारे ओ लेवल की स्टाफ है, हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपलसरी नहीं होती, ठीक है। सीडो कोड और फ्लो चार्ट जो है पढ़ना ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन इट सेल्फ जो है हमारे लिए पढ़ना कंपलसरी नहीं होता। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप अपना प्री रिलीज मटेरियल का क्वेश्चन या बाकी पेपर में कहीं भी सीडो कोड ही यूज़ करें। सीडो जहाँ तक जहाँ जहाँ आपको अलाउड है यूज़ करना, वहाँ सीडो कोड यूज़ करें। जहाँ वो फ्लो चार्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑब्वियसली बात है, वहाँ तो चॉइस नहीं रहेगी आपके पास। लेकिन जहाँ जहाँ आपको अलाउड है वहाँ अपना फोकस रखें कि आपने क्वेश्चन सीडो कोड में करना है, बजाय कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। 3-4 मसले, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े से मुराद ये बहुत सारे स्टेप्स उसमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है सिंटैक्स का इशू आएगा। सिंटैक्स अगर आप करते हो और ख़राब कर देते हो वो बुरी चीज़ है, आप नहीं यूज़ करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट एन इशू, ठीक है। तीसरा उसमें इशू ये है कि आप कई बार सिंटैक्स को बच्चा मिक्स कर जाता है, ठीक है। फिर ये है कि सीडो कोड का सिंटैक्स सबसे ज़्यादा ईजी है, कंपेयर नॉर्मल इंसान की ज़ुबान के साथ बड़ा मैच करता है, उसको करना हमारे लिए ईजी है कंपेयर टू जो डिवेलप सिंटैक्स है, जैसे वीबी का वो है, वीबी का तो काफ़ी लंबा भी होता है वैसे भी। तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि इस पेपर में डोंट इवन टच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जस्ट स्टिक टू जो आपके सीडो कोड है और जो आपका फ्लो चार्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। एक कॉमन क्वेश्चन मैं पहले आंसर कर दूं कि यार प्री रिलीज मटेरियल को कभी भी वो पूरे का पूरा आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने को नहीं कहता। आप पिछले 100 साल के पेपर खोल लो। समझाने का मकसद ये है, अक्सर मैंने देखा है और हमारे साथ के स्टूडेंट भी करते रहे हैं, वो पेपर से पहले ना 15-20 सोल्यूशन प्रीवियस मटेरियल के रट्टा मार के जा रहे होते हैं, या उसके जो 3 टास्क दिए होते हैं उनको रट्टा मार के जा रहे होते हैं। वो कभी भी आपको, आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कभी भी आपको एग्जाम में प्री रिलीज मटेरियल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जो है अटेम्प्ट नहीं करवाता। वो आपसे ये पूछ सकता है कि टास्क 1 में फलां चीज आपने कैसे की, टास्क 2 में फलां चीज आपने कैसे की, टास्क 2 का फलां वाला जो हिस्सा है वो करके दिखाओ। लेकिन वो कभी भी आपको पूरे का पूरा प्री रिलीज मटेरियल सॉल्व करने का नहीं कहेगा पेपर में। इसमें नुकसान क्या है, अक्सर ये होता है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है ना, खुद यानी उनका हाथ सीडो कोड पे सही नहीं होता, सीडो कोड के ऊपर या फ्लो चार्ट्स के ऊपर उनका अपना हाथ सेट नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। करते क्या है, वो जो प्रीवियस मटेरियल में मिला होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट टीचर ने सॉल्व कर दिया होता है उसका रट्टा मार लेते हैं। अब वो एग्जाम में आपसे सवाल गंदम कर रहा होगा, आपने जो रट्टा मारा है पूरा वो जवाब छापाओगे, मकसद ये कि वो पूछ एक चीज रहा होगा आपसे, आप उठा के जो पूरा आपने रट्टा मारा होगा छापाओगे, वो मार्क्स नहीं देगा आपको। क्यों? वो उस चीज के मार्क्स क्यों देगा जब वो आपसे पूछ नहीं रहा। प्री रिलीज मटेरियल के सॉल्व शुदा आंसर्स को याद करने का मसला यही है कि कभी भी एग्जाम में एग्जैक्टली तो आपसे वो क्वेश्चन पूछता नहीं। अगर आपने रट्टा मारा हुआ है और आपको
खुद जो है उसके ऊपर इतनी कमांड नहीं है कि यार यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी है उसके क्वेश्चन के हिसाब से, क्या चीज़ इसमें डिफरेंट होगी, किस चीज़ से इसका मतलब सही होगा, तो आप जो लिख के आओगे वो ब्लंडर होगा, क्योंकि आप वहाँ पे रट्टा मारे गए हो, कोई और चीज़ पूछ, वो कुछ और रहा है, लिख के कुछ और आ गए हो, वो भी समझेगा कि यार ये अगला जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है पागलपन कर रहा है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रीवियस मटेरियल के जो सॉल्व्ड आंसर मिलते हैं वो सिर्फ फॉर प्रैक्टिस तो ठीक है कि आप वो क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस खुद कर लो, फिर उनके दिए हुए आंसर से मैच कर लो, भाई कितना मैच हो रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन वो याद करने के लिए नहीं होते, वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी थी। दूसरी इसमें ज़रूरी ये थी कि जब आप उसकी जब प्रैक्टिस भी किया करो, या आपके जो टीचर्स आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप आज रात भी किसी बार प्रैक्टिस करोगे, प्रोबेबली कल सुबह भी करोगे, आपने सीडो कोड से उसको हल करना है। वीबी का रट्टा मारना है भी तो यार, अगर आपने ए लेवल पे कंप्यूटर साइंस रखनी है ना, वो जीरो से स्टार्ट होती है, वहाँ आपको वीबी सीखने का बहुत टाइम मिल जाएगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसका जो है अपना टाइम उसकी ज़ाया करने की, ताकि फजूल में अपने ऊपर एक बोझ एक्स्ट्रा बढ़ाने की। ये दो बातें तो यहाँ पे करनी बड़ी मेन थी। ठीक है, अब हम पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जितने हमारे पास क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन आते होते हैं, जो मेन गलतियाँ होती हैं, सारी बता देता हूँ आपको। एक तो यार हमारे पास आता है जो डेटाबेस का क्वेश्चन है, आमतौर पे पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन होगा ना, वो डेटाबेस का ही क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, इसके अंदर एक यानी जो पहले मैं आपको ये चीज़ें रिवाइज करवा दूं जो आपको याद होनी चाहिए। मैं हर क्वेश्चन की पहले आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। डेटाबेस के अंदर एक तो आपको डेटाबेस की क्यूरी जो है उसको अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। क्या चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी है, क्या चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी, क्या चीज़ आपने ग्रेटर देन डालना है, क्या चीज़ आपने लेसर देन डालना है। फिर जो कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं, देखो अगर वो आपको एक क्यूरी में दो चीज़ों के बारे में कह रहा है कि ये दिस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो आपकी ऑब्वियस ही बात है, वो सिमिलर क्राइटेरिया है, वो दोनों होनी जरूरी है कि लाइन के अंदर ऊपर आएंगी। अगर वो आपको कह रहा है दिस और से मुराद ये कि इन दोनों में से एक भी चीज़ हो जाए तो डन है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि क्राइटेरिया की लाइन में आएगा, एक आपको और वाली लाइन के अंदर आएगा। क्राइटेरिया का आपको फॉर्मेट तो उस टाइम पे वैसे ही याद होगा। फिर ये कि आपने जब टेबल सेलेक्ट करना है, जिस टेबल की वो बात कर रहा है टेबल से ही सिलेक्ट करना। ठीक है, जिस पर्टिकुलर उसको वो सॉर्ट करने का कह रहा है, ये ना हो कि वो सॉर्ट आपसे एक टेबल का कोई और फील्ड सॉर्ट करा रहा हो, आप कोई और फील्ड सॉर्ट कर दे। अच्छा, उसमें जो आपने कौन कौन से रिकॉर्ड शो करने हैं वो अक्सर आपको या तो बताता होता है, ठीक है, या आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि यार अगर अमूमन तो आपको बताएगा कि भाई ये रिकॉर्ड शो करने हैं। ठीक है, उन पे आपने वहाँ पे टिक मार देना है। और अगर वो आपको नहीं बताता तो ऑब्वियस ही बात है, जिन चीज़ों की आप क्यूरी रन कर रहे हो उसमें जो चीज़ें रियलिस्टिकली पॉसिबल है वही उसमें आप टिक करोगे, एक्स्ट्रा चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक मेन चीज़ में और जो होती है, जब आप जब क्यूरी लिख रहे हो तो उसमें ध्यान करना कि अगर आप कोई चीज़ स्पेसिफिक सर्च करवा रहे हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बेस पे आप डिसीजन लिलवा रहे हो, तो वो चीज़ का जो यानी उसको लिख रहे हो अगर वो वहाँ कैपिटल लेटर्स में, तो आप भी कैपिटल लेटर्स में लिखना, क्योंकि ये जो है कई जगहों पे केस सेंसिटिव भी होता है, तो वो गलती आपसे हो सकती है, इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, वरना डेटाबेस के क्वेश्चन में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो चीज़ आपको अनहोनी वो दे दे और आपको मुश्किल लगे। ये अगर आप पास पेपर अभी रात को बैठ के 5 से 6 क्वेश्चन भी इसके कर लेते हो ना पास पेपर्स में से, ये चीज़ आपकी निकल जाएगी। मैं भी सिर्फ जल्दी जल्दी आपको मेन में गलतियां कवर करवा रहा हूँ, फिर हम इसके बाद में डिटेल में कवर करते हैं इनको। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन है, पता है कि हमेशा हमारा एक क्वेश्चन जो है 99% ऑफ द पेपर्स में, मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता कहीं ना आया हो तो फिर बच्चे कहते हैं सर आप गलत बता रहे थे, लेकिन ये कि वैसे तकरीबन हर पेपर के अंदर ही वो फ्लो चार्ट आपको देगा, आपने उसके ऊपर जो है उसका वो बनाना, ट्रेस टेबल बनाना होता है। देखो ट्रेस टेबल के अंदर ना एक गलती जो कॉमन होती है वो ये होती है कि जब आप वैल्यूज रन कर रहे होते हो ना, ये आप जब पास पेपर का क्वेश्चन करोगे अभी बैठ के रात को, आपने ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस तो करनी है, आपने उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी अपनी आप अभी बैठ के प्रैक्टिस करो, तो जो चीज़ आपने अपने दिमाग में रेमिनिस करनी है बार बार, जो चीज़ अपने दिमाग में बार बार सोचनी है वो ये है कि यार ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो भी आप कर रहे हो, उसने एक लाइन एक्स्ट्रा, एक उसने लाइन कहाँ पे एंड की है, कहाँ उसने एक एक्स्ट्रा जीरो वैल्यू लगाई है, कहाँ उसने नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन की है। देखो जैसे ही लूप स्टार्ट होता है, आपने ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको गलत ना समझ आना, कहने का मुराद ये है कि जहाँ वैल्यू रन कर रहे हो और वहाँ पे एक लूप एंड हो रहा है। ठीक है, अक्सर इसमें बाकी सारी वैल्यूज बच्चे सही रन कर लेते हैं, बाकी आपकी रनिंग जो होती है वैल्यूज की बिल्कुल ठीक होती है। अमूमन गलती ये होती है कि उसके अंदर जहाँ पे आपके लूप का एंड आ रहा होता है या बिल्कुल एल्गोरिथम का एंड आ रहा होता है, वहाँ हम एक लाइन या तो मिस कर देते हैं या लाइन एक्स्ट्रा डाल देते हैं, या हम स्टार्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा मिस कर देते होते हैं। इस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर जाते हो, वैसे आपसे गलती नहीं होगी कि बाकी तो सिंपल मैथ्स होती है। हाँ, जल्दबाजी के अंदर ना पूरा लूप अपने जहन में एक साथ लाने की कोशिश ना करना, पेंसिल पकड़ना, ठीक है, ऊपर जगह होगी वहां पे आप उसको साइड बाय साइड उसका जो है वो करते जाना। अगर आपसे उस पर डिसीजन लेते हुए गलती हो रही है कि हाँ भाई यहाँ पे डिसीजन फॉरवर्ड है, यहाँ डिसीजन नहीं हो रहा, यहाँ डिसीजन ठीक है, यहाँ हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, ताकि आप लूप को सही फॉलो कर रहे हो। लूप की फॉलोइंग करना भी स्टेप बाय स्टेप, हमेशा लूप जो होता है टॉप से डाउन रन होता है, ऊपर से नीचे चल रहा होता है, तो आपने जो डिसीजन पहले आ रहा है वो डिसीजन पहले लेना है, बाद वाला उसके बाद लेना है, इसमें जो है सेटिंग चेंज ना कर देना, उससे आपके डिसीजन का जो आंसर है गलत आएगा। ठीक है,
एक और चीज़ उसमें गलती होती होती है वो ये है कि अगर वो एक्सट्रीम वैल्यू दे देता है तो उसके ऊपर उसकी लाइन फिलिंग किस तरह करनी है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू ऐसी है जो उस रेंज में कहीं भी नहीं आती, उसकी फिलिंग को जो है उसको ध्यान कर लेना, ठीक है। बाकी अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखो, अमूमन अक्सर ज़रूरी नहीं है, जो आपका ट्रेस टेबल उसने दिया होगा ना, जिस सेटिंग से उसने उसके कॉलम्स दिए हुए उस सेटिंग से उसकी वहाँ पे आमतौर पर प्रोग्रेशन भी हो रही होती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सर इस तरह होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आमतौर पर आ जाता होता है टाइप्स ऑफ डाटा चेक्स का, ठीक है। वो आपके पास बुक में दिए भी हुए हैं मुख्तलिफ, यानी कि डेटा चेक करने के मुख्तलिफ मेथड्स जो आपके उसमें मेंशन भी किए हुए हैं, उनको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। उनसे होता क्या है, वो आपसे कोई इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं मांगेगा, अमूमन वो आपसे पूछ लेगा कि उसका टाइप बता दो और उसके बाद वो कह देगा उसकी डिस्क्रिप्शन दे दो। इससे ज़्यादा वो आपसे डिटेल में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में वो ना आपसे यानी कि बहुत डिटेल थ्योरी नहीं पूछ रहा होता, कहने का मकसद ये है कि उसका फोकस होता है कि आपसे आपका नॉलेज चेक करे और आपसे जो है उसकी एप्लीकेशन करवाए, सिंपल सी बात होती है, ठीक है। उस हिसाब से कभी भी आपसे इस तरह नहीं करेगा। इसमें आपके पास वैलिडेशन चेक आ जाएगा, लेंथ चेक, डबल एंट्री चेक, वेरिफिकेशन चेक सारे आ जाते होते हैं, ठीक है। यहाँ मेन बात ये है कि चेक्स की जो डेफिनेशन सही याद करना, डेफिनेशन से मुराद ये कौन सा चेक क्या करता है, अक्सर बच्चे इनको मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। आपने ऊपर चेक बताना है, नीचे बताना है वो करता क्या है, मोर देन इनफ है, सदा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम सेट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद वो आपको उससे क्वेश्चन दे दे उसके अंदर किसी एल्गोरिथम के अंदर गलतियां निकालने का। देखो जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं गलतियां निकालनी है, सबसे पहले देखा करो कोई लॉजिक की गलती तो नहीं है। लॉजिक की गलती से मुराद ये है, यहाँ समझना, वो ऊपर आपको देगा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन की, वो बताएगा कि यार इस क्वेश्चन में बेसिकली वो ये इस चीज का एल्गोरिथम लिखना चाह रहा था। अब वो नीचे आपको उसका सीडो कोड दे देगा या उसका फ्लो चार्ट दे देगा, अब वो कहता है इसमें गलतियां बताओ। जेन में ये रखना है आपने, पहले देखना है कि लॉजिक की गलती तो नहीं है। लॉजिक की गलती से मुराद ये कि जिस चीज का वो एल्गोरिथम बनाना चाह रहा था, क्या ये एल्गोरिथम वही काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन में कहता है आपको कि आपने 1000 इनपुट्स लेनी है, ठीक है। आप एल्गोरिथम देखते हो वहां उसने 1200 इनपुट्स दी हुई है, तो यहाँ लॉजिक की गलती है। यहाँ जो उसने ऊपर चीज कही थी वो एक लॉजिकल एरर है कि जो लॉजिक आपने उसमें पुट करना था गलत जा रहा है। इस तरह दूसरा आपने देखना है क्या उसकी प्रोग्रेशन ठीक है, जिस सेटिंग से वो डिसीजंस करवाना चाह रहा है अपने, जो उसने वर्बोस लिखा हुआ है ऊपर, जो पूरा उसको मोनोलॉग दिया हुआ है, क्या उसी सेटिंग से डिसीजंस हो रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा कि वो कह रहा, उसने आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा हो कि पहले आपने इंसान लोगों की इनपुट आपने करना है, बंदे का नाम, पहले आपने उसकी नेशनलिटी चेक करनी है, नेशनलिटी अगर उसकी पर्टिकुलरली फलां वाली आती है तो आपने उसको काउंटिंग में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर उसकी नहीं आती तो फिर आपने ये चेक करना है कि उसका लैंग्वेज क्या है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ उसने पहले नेशनलिटी चेक करवाई है फिर लैंग्वेज चेक करवाई है, तो लॉजिक की दूसरी गलती हो सकती है कि जब आप उसका एल्गोरिथम देखो उसके अंदर हो सकता है उसने इसकी सेटिंग चेंज की हो, तो ये लॉजिक गलती पॉसिबल है। लॉजिक की गलतियों के बाद दूसरी टाइप की गलती जो मेन होगी वो सिंटेक्स की गलती होगी। सिंटेक्स की गलती से मुराद ये, साइंटेक्स की गलती जो होती है उससे मुराद ये कहीं उसने हमारा कोई लूप सही यूज कर, यानी लूप सही यूज किया नहीं किया, लूप को सही तरह उसने उसका मुकम्मल यानी उसका प्रॉपर प्रोसीजर लिखा है या लूप का प्रोसीजर गलत कर दिया है, क्या लूप को यूज करने का मेथड ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने फॉर लूप यूज किया है, ठीक है, यानी कि उस पर ये होता है ना आपका जो उसका पूरा आपका प्रोग्रेशन है, यानी उसके बाद कहने का मकसद ये है कि उसके बाद वो यानी उसका जो सिंटेक्स में मैं आपको वर्ड कोई और यूज करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी बात करो, ये जो उसको यूज करें, फॉर एग्जांपल आप छोड़ दो, एक सिंपल मिसाल देता हूँ, अगर वो इफ यूज कर रहा है, ठीक है, अगर वो इफ आपका वो डिसीजन के लिए यूज कर रहा है और उसमें वो एंड इफ नहीं लगा रहा, तो उसने उसका पूरा जो सिंटेक्स जो पूरा उसको यूज करने का तरीका है वो यूज नहीं किया। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां पिक आउट किया करो कि उसने एंड इफ मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है, कहीं उसने क्या नाम है एल्स तो मिस नहीं कर दिया, इससे मुराद ये फॉर के अंदर कहीं टू तो मिस नहीं कर दिया, रिपीट के अंदर कहीं उसने अंटिल तो मिस नहीं कर दिया, एंड वाइल के अंदर कहीं एंड वाइल तो मिस नहीं कर दिया। इस तरह की जो गलतियां होंगी आपकी। फिर ये है कि अगर उसने काउंटिंग करनी थी कि काउंटिंग ही कर रहा है, तो नहीं टोटल करने बैठ गया, टोटल को काउंटिंग करने तो नहीं बैठ गया, यानी उसका उसके साथ साथ इस तरह उसका साइंटेक्स उसको चेक करते जाया करें, ठीक है। इसमें यह बड़ी फजूल बात है कि इंडेंटेशन अव्वल तो इंडेंटेशन गलती करेगा नहीं, और अगर इंडेंटेशन गलती हो तो वो गलती नहीं होगी, उसको आपने मिस कराना है। इंडेंटेशन rather उसके गैप छोड़ना होता है साइडों से ना उसके अंदर, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको मिस कराना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ इसमें बूलियन लॉजिक को चेक कर लेना। बूलियन लॉजिक से मुराद मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कहीं उसने अगर एंड यूज़ किया है वहाँ पे और यूज़ होना था, कहीं उसने और यूज़ किया है वहाँ एंड और यूज़ होना था। इनका आपको फ़र्क पता है कि एंड में जितनी भी उसने रिक्वायरमेंट्स दी हुई है सारी की मीट होनी ज़रूरी है, और के अंदर जितनी उसने रिक्वायरमेंट्स दी हुई है उसमें कोई एक भी मीट हो जाएगी तो आपका लॉजिक ठीक होगी। इस चीज़ को चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी इसने और यहाँ क्वेश्चन दिया है। अच्छा फिर आपके पास जो टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा है, ये अच्छी बात है।
मुझे इसमें एक मेन चीज़ ध्यान में रखने दो, बताता हूँ। आमतौर पे जब डाटा सेट्स मांगे हैं ना, तो उसमें आपका फोकस ये होना चाहिए कि एक डाटा सेट आपका नॉर्मल डाटा हो। नॉर्मल डाटा वो डाटा होगा जो उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की रेंज के अंदर आ रहा होगा। जैसे अगर फर्ज करो उसने इनपुट्स लेनी है नामों की, जो कि ए से लेके एच तक के नाम है, और वो आपको कहता है कि आप 2 सेट्स ऑफ डाटा बताओ, तो एक सेट ऑफ डाटा ये हो सकता है कि मैं सी से कोई नाम दे दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या कोई नाम मैं 20 दे दूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे नाम दे में नहीं आ रहा यार, चलो भट्टी का नाम है, भट्टी नाम रेंज दे देता हूँ, ठीक है, बी से दे देता हूँ। तो ये एक नॉर्मल रेंज है, क्योंकि ए और एच के बीच में अगर फर्स्ट नेम बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका यानी कि नॉर्मल डाटा के अंदर आता है। दूसरा आप ले सकते हो अब नॉर्मल डाटा। अब नॉर्मल डाटा बेसिकली होता है जो आपका रेंज से बाहर होगा, ठीक है, यानी कि ए से पीछे तो कुछ नहीं होता, मकसद ये है कि जो आपका एज के बाद के लेटर्स हैं उनसे कोई इनपुट हो। एक्सट्रीम डाटा या बाउंड्री डाटा ये होता है कि जो आपका उन वैल्यूज के ऊपर आता है जो कि बिल्कुल बॉर्डर कॉट यानी बॉर्डर स्टोन है, कॉर्नर लाइन, कॉर्नर स्टोन है या बॉर्डर लाइन आपकी वैल्यूज हैं। जैसे ए से जो नाम स्टार्ट होगा, एच से नाम स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ इस एल्गोरिथम में वो इंक्लूसिव है तो आपके सीडो कोड को उसे इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन द सेफ साइड एबनॉर्मल और नॉर्मल डाटा के बीच में वेरिएट करना, ताकि आपको जो है वो उसकी हेल्प कर सके। अमूमन वो आपको कह भी देगा कि इनका रीजन डिफरेंट हो जाएगी, तो रीजन डिफरेंट होने से मुराद यही है कि उसके अंदर इस तरह का इशू ना आए। बाकी कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं, मुश्किल है इस पेपर में आपस की बात है, इस पेपर में लिटरली मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती अगर आपको सिंपल यानी जो बेसिक्स है अप्लाई करनी आती है पेपर की। मुझे एक मिनट देख लेने दो यहाँ पे कोई और इस तरह की मेन चीज़ ना हो, ठीक है। क्वेश्चन 1 आ गया, इससे पहले मैंने एक दो चीज़ें और बतानी है। देखो यार, एक हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, एल्गोरिथम लिखने का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एल्गोरिथम लिखने क्वेश्चन के अंदर यानी इस पहले क्वेश्चन के बावजूद भी अक्सर एक छोटा क्वेश्चन दे देता होता है, कोई छोटा सा एल्गोरिथम लिखने का, ठीक है। उसमें आपने ध्यान में रखना है कि जब आप कोई लूप यूज़ करोगे ना, जो आपका फॉर लूप है, उसके अंदर जो मेन यानी कि आपका एक फैक्टर है वो ये है कि फॉर लूप अक्सर अक्सर नहीं हमेशा वो उस जगह यूज़ होगा जहां आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी। 30 इनपुट्स, 40 इनपुट्स, 50 इनपुट्स, 100 इनपुट, 200, 1000, लाख, करोड़, जो भी, लेकिन स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट्स होगा। क्योंकि फॉर का अगर आप देखो तो होता है फॉर आपका, यानी उसके बाद वो आ जाएगा, उसका एरे का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसकी वैल्यू बताओगे 1 से लेके 1 2 या वो जो भी, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने जो उसमें रेंज बतानी होती है 1 से लेके 1 200 2 टू 300 जो भी आप बता रहे हो, वो एक स्पेसिफिक रेंज होगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट्स होगा। एक चीज़ ध्यान में रखो जो यहाँ कॉमन गलती होती है, अगर आपने 300 इनपुट्स लेनी है डिफरेंट नंबर्स की, ये बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, इसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने 300 इनपुट्स, 300 इनपुट्स लेनी है, ठीक है, और वो होंगी भी न्यूमेरिकल इनपुट्स यानी कि नंबर्स की ही इनपुट्स होंगी। अब जब आप फॉर लूप यूज करोगे, आप लिखते हो फॉर, आपने एक्स कह दिया, फॉर एक्स 1 2 300, यहाँ आप ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि 300 से बड़ा नंबर की इनपुट लेनी, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो कि उसने टोटल 300 इनपुट्स लेनी है, ठीक है। उसका जो रेंज का चेक है क्या वो उस रेंज के अंदर, ये फर्स्ट करो आपको कहता है कि जो आपकी इनपुट्स हैं वो 500 से नीचे नीचे यानी उसकी अमाउंट होनी चाहिए 20 से 500 के बीच में, तो उसके लिए आपको लूप के अंदर चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन यहाँ सिर्फ आप ये वैल्यू वो कर रहे हो कि वो उसको लूप से मुराद ये कि जितनी बार वो इटरेशन करें वो काउंट कर सके भी कितनी इनपुट वो ले चुका है, जितनी आपने कही थी उसमें से। तो ये आपका यानी उसका इनपुट का तरीका हो गया। अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है, फॉर लूप का तो ये हो गया, जहां आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं होंगी वहां या तो आप रिपीट लूप यूज करोगे या वाइल लूप यूज करोगे। अब रिपीट और वाइल लूप में फर्क क्या है, मैंने पहले ही बहुत फायदा समझाया है। रिपीट लूप में जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जिस चीज की बेस पे या जो कंडीशन है जिसकी बेस पे लूप ने खत्म होना है, वो लूप के एंड में चेक होती है। रिपीट लूप का फॉर्मेट क्या है, आप लिखते हो रिपीट, आगे आप पूरा अपना एल्गोरिथम लिखते हो जो भी उसके अंदर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इनपुट लेके काउंटिंग उसको काउंट में ऐड करना है और आपने टोटल में ऐड करना है और 30 आपने इनपुट्स लेनी, एग्जांपल है। अब आप करते हो रिपीट, नीचे आप कर देते हो a इज इक्वल टू a प्लस नंबर, ठीक है, ताकि आपने उसका टोटल कर लिया, b इज इक्वल टू b प्लस 1 काउंटिंग कर ली। इसके बाद जब आपने एल्गोरिथम लिख लिया, इसके बाद एंड में आप लिखोगे अनटिल, आगे अपनी कंडीशन बताओगे अनटिल, यानी वो कहता है भाई जब तक आपकी वैल्यू 1000 से ऊपर नहीं जाती तो आप कह दोगे अनटिल इनपुट इज लेस देन 1000 या 1001, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इंक्लूसिव कह रहा है या एक्सक्लूसिव कह रहा है उसको। यहाँ पे जब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सीडो कोड है, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, वो हमेशा टॉप से डाउन रन हो रहा होता है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि रिपीट लूप एटलीस्ट एक दफ़ा रन जरूर होता है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आएगा वो रिपीट पे आएगा, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, वो पूरा एक दफ़ा लूप को चलाएगा, पूरी एक इटरेशन पूरी करेगा, एंड में आके वो जो है उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपसे आगे चलना है या नहीं चलना। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, मैंने एक एल्गोरिथम लिखा,
उसकी रिक्वायरमेंट्स ये थी कि मैंने इनपुट्स देने हैं नंबर्स के और मैंने उसको टोटल में ऐड करना है, मैंने उसको काउंटिंग में भी ऐड करना है, लेकिन मैंने इनपुट लेनी तब छोड़ देनी है जब मेरी जो इनपुट की जो अमाउंट इनपुट करता हूँ वो 1000 से ज़्यादा होती है। यानी वन इंटीजर्स के इनपुट्स ले रहा हूँ, यानी होल नंबर्स के इनपुट्स ले रहा हूँ, और जब 1000 से ज़्यादा होगी मैं रुक जाना है। अब मैं जो इसका एल्गोरिथम लिखूंगा तो एल्गोरिथम क्या होगा, रिपीट, आगे उसको मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए प्लस नंबर या टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, आगे मैं लिखूंगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसके बाद मैं इसे लिखूंगा अनटिल इनपुट इज लेस देन इज लेस देन 1001। ठीक है, यानी मैंने कहा कि जब तक 1001 से इनपुट कम कम आ रही है, क्योंकि 1000 हमारा इंक्लूसिव था उसके अंदर, तब तक आपने रिपीट लूप चलाना है। अब मैंने वैल्यू इनपुट कर दी, पहली वैल्यू मैंने इनपुट कर दी 4000। टेक्निकली 4000 वो वैल्यू है जो मेरे लूप को खत्म करनी चाहिए, लेकिन हम टॉप से नीचे चलेंगे, हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो रिपीट आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रही, इसलिए ऑब्वियस ही बात है वो एक दफा टोटल में उसको ऐड करेगा, टोटल 4000 हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 ओके, एक काउंट हो जाएगा, फिर वो उस पर आएगा उस पॉइंट के ऊपर अनटिल के ऊपर, जहाँ पे आके उसने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू मेरे उसमें सेट होती थी या नहीं होती थी। क्योंकि मेरी वैल्यू उसमें सेट नहीं हो रही, इसलिए वो कह देगा कि यार क्यों ये वैल्यू जो है उसके अंदर वो नहीं होती, तो यहाँ मेरा रिपीट लूप एंड हो जाएगा। इसका मतलब ये कि रिपीट लूप जो है एटलीस्ट एक दफा जरूर चलता है, वन टाइम रन होगा ही होगा। इसके बरक्स, इसके कंपैरिजन में जो वाइल लूप है वो हो सकता है एक दफा भी रन ना हो, क्योंकि वाइल लूप में जो कंडीशन है वो स्टार्ट में चेक हो रही होती है। इस तरह हम सेम उसको ले लेते हैं, मैं अगर इसको वाइल लूप में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वाइल, इसके आगे मैं कंडीशन लिखूंगा उसकी, ठीक है, यानी इनपुट इज लेस देन 1001। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया नीचे मैंने वही लिख दिया, उसके बाद क्या होता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, टोटल इज इक्वल टोटल प्लस नंबर, नीचे उसके मैंने कर दिया एंड वाइल। अब यहाँ पे कंडीशन शुरू में चेक हो रही है, मैं पहली इनपुट की वैल्यू 4000 डाल देता हूँ, जैसे ही वो वाइल के ऊपर आएगा वो यहाँ पहले कंडीशन चेक करेगा, मेरी वैल्यू 1001 से ज़्यादा है, 4000 की वैल्यू मैंने इनपुट की है, वो उस लूप को रन ही नहीं करेगा। तो वाइल और रिपीट लूप में मेन फर्क ये होता है कि जहाँ आपके पास नंबर ऑफ इनपुट स्पेसिफिक ना हो, बल्कि एक कंडीशन पे डिपेंड कर रही हो कि यार ये कंडीशन मीट होगी तो लूप, यानी हमने फर्दर इनपुट्स देनी बंद कर देनी है, उस सिचुएशन में रिपीट लूप जो होगा वो कम से कम एक दफ़ा जरूर रन होगा, और वाइल लूप जो है वो हो सकता है एक दफ़ा भी रन ना हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इनपुट यू गिव। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है उसके अंदर। बाकी फ्लो चार्ट के अंदर यार अगर कहीं बनाना, फर्ज करो बनाना आता है, कहीं वो फिल करना आता है, तो ध्यान में रखना कि शेप्स जो है मुख्तलिफ शेप्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो आपकी काइट शेप होगी वो डिसीजन की शेप होगी, जो आपकी क्या होता है अपना प्रोसेस की शेप होगी रेक्टेंगुलर होगी, जो आपकी थोड़ी सी कर्व सी शेप होती है, कर्व से मुराद ये टेढ़ रेक्टेंगल की टाइप की शेप होती है, वो आपकी इनपुट आउटपुट के लिए होगी, जो आपका बिल्कुल यानी कि सिलेंडर टाइप की तकरीबन शेप कह लो, सिलेंडर तो है नहीं तो उससे बहुत डिफरेंट शेप होती है, लेकिन तकरीबन वही शेप वो आपकी स्टार एंड के लिए होगी। तो ये इस तरह की चीज़ें इनका अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी उन बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर से, पूरी दुनिया डरती है, आई डोंट नो क्यों डरती है, कोई इसमें से बड़ी बात भी नहीं होती, लेकिन लेट्स डू इट। एक चीज़ तो ये है कि यार एक चीज़ याद रखो, मैं भी कुछ ना बैठे हुए कुछ लोगों की आंसर्स चेक कर रहा था, वो उसने जो चीज़ें आपसे डिक्लेयर करवा के चेक करवानी है कि आपको डिक्लेयर करना आता है या नहीं आता। डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि क्या आपको उसकी डाटा टाइप आती है डिक्लेयर करनी या नहीं आती। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन के शुरू में करा लेता होता है। अगर आप देखो तो अमूमन क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट जो होगा ना, वहाँ वो आपसे जो चीज़ उसने डिक्लेयर करवा के चेक करना है कि आपको इंटीजर में स्ट्रिंग में इनमें फ़र्क पता है, बुलियन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ वो आपसे डिक्लेयर करा लेगा। ठीक है, उसके अलग से मार्क्स हैं। जब वो आपसे सीडो कोड लिखवा रहा हो ना, अगर आप देखो, अगर आप कर रहे हो अटेम्प्ट उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर तो आपको डिक्लेरेशन सीडो कोड के यानी अपने एल्गोरिथम के अंदर भी करनी पड़ेगी, कोड के अंदर भी करनी पड़ेगी। अगर आप कोड लिख रहे हो, एल्गोरिथम लिख रहे हो सीडो कोड के अंदर, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट अगेन इन योर आंसर। आप मार्किंग स्कीम्स खोलो पिछले 10 साल की, कहीं उसने ऐसी चीज को, यानी सीडो कोड के अंदर अगर आप सीडो कोड से उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, उसने उसको स्पेशल डिक्लेयर करवाया हो, उसके मार्क्स रखे हो स्पेशल, तो आप देख लेना कहीं भी प्रोबेबली इस तरह नहीं हुआ होगा, वो उसके अलग से आपसे ऊपर डिक्लेयर करवा लेता होता है। तो एक तो ये इशू, फजूल में अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है, जगह ज़ाया करने वाली बात है, इसमें ना पढ़ा करो। दूसरी मेन बात ये है कि जो चीज़ें आपसे वो ऊपर डिक्लेयर करवा रहा है उसका ध्यान करना कि भाई किस तरह की डिक्लेरेशन करनी है। इंटीजर ऑब्वियस ही बात है, आपका जो इंटीजर होगा वो एक होल नंबर होगा, ठीक है, यूँ समझ लो, और आपका जो बूलियन होगा बेसिकली वो आपका यस या नो की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यानी इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसकी डिक्लेरेशन आप ठीक कर रहे हो। बाकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
एक चीज हमारे पे देखो, जब उसकी मार्किंग करेगा, जब उसने आपको जो चीज दी होगी, यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन हाउ योर प्रोग्राम शोड द डेज अवेलेबल फॉर बुकिंग इन टास्क 1, जो मैंने शुरू में बात की थी। अगर आप कोई सीडो कोड का रट्टा मारे गए हुए हो तो आप वही चीज अप्लाई करने की कोशिश करो कि यहाँ ब्लंडर हो जाएगा। उसने जो आपसे स्पेसिफिक बात पूछी है ना, जस्ट स्टिक टू दैट थिंग, ठीक है। आपने उसे समझाना है कि उसने किस तरह की, आप समझा दो कि यार मैंने इसमें ये चीज़ की, ठीक है, इस तरह आउटपुट लिया, इस तरह मैंने उसका वो बनाया, मोर देन इनफ। अभी अगर आप जाके वहाँ पूरा कोड छापाओगे, प्रोबेबली ही वोंट गिव यू मार्क्स फॉर इट, कि वो कोड नहीं मांग रहा आपसे, वो सिर्फ आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि आपने जो प्रोग्राम उस टास्क के लिए बनाया उसने स्पेसिफिक चीज़ किस तरह की। अमूमन वो कोड लिखने के सिर्फ आपको 2 ही पार्ट्स देता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना। इस तरह उसने आगे पूछ लिया, एक्सप्लेन हाउ योर प्रोग्राम मेड श्योर दैट ईच बुकिंग नंबर एलोकेटेड इन टास्क 2, वो टास्क 2 वाज यूनिक, ठीक है। फिर वही बात है कि आपने उसको समझाना है कि यार मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया, या काउंटर के अंदर, उस बाद यानी यूनिकनेस के लिए आपने बता देना पिछले नंबर से हमसे कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ होगी। कहने का मुराद ये है कि आपने उसको ये जो पार्ट्स आपसे एल्गोरिदम लिखने का नहीं कह रहे, सीडो कोड लिखने का नहीं कह रहे, ठीक है, या आपसे एल्गोरिदम बनाने का नहीं कह रहे, उसके अंदर आपने एल्गोरिदम नहीं छापना। आपने सिर्फ उसको वर्बली से मुराद ये पैराग्राफ फॉर्म में मुराद है, किस तरह समझाऊं मैं आपको, ये नहीं होता ना, रिटन फॉर्म में आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि यार ये हुआ किस तरह, कि वो ये चेक कर रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, या वाकई 90% स्टूडेंट्स जो है रटा मार के आ गए हो, वो ये चीज़ चेक करना चाह रहा है। आपने प्रीवियस मटेरियल अपने फ्री टाइम में अटेम्प्ट करके समझा भी है, वो ये चीज़ चेक करना चाह रहा है, समझा है तो उसका जवाब दे दो भाई क्या किया था, ये नहीं कह रहा करके दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। अमूमन वो आपको सी या डी पार्ट जो होगा क्वेश्चन 1 का, उसमें वो कहेगा भाई इसमें से पर्टिकुलर, ये भी जन रखो, वो आपको कहेगा फला टास्क नंबर, अमूमन टास्क 2 का कहता होता है वो, टास्क 2 में से अमूमन सिर्फ इस स्पेसिफिक पार्ट को हल करके दिखा दो। उसने पेपर के शुरू में कहा हुआ है आपको बड़ी डिटेल से कि आपने डू नॉट अटेम्प्ट टास्क 1, 2 एंड 3, पूरा पूरा टास्क को अटेम्प्ट नहीं कराएगा आपसे, वो सिर्फ आपको कहेगा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर टास्क का ये पर्टिकुलर हिस्सा करके दिखाओ। जैसे यहां उसने कहा हुआ है राइट एन एल्गोरिथम फॉर पार्ट 2 दैट इनपुट्स द टिकट्स एंड एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस रिक्वायर्ड देन कैलकुलेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ बुकिंग। बस इतना उसने पूछा है। आपने ना इससे एक स्टेप ऊपर करके दिखाना है, ना इससे एक स्टेप नीचे करके दिखाना है, ना ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत है, ना अंडर एफिशिएंट बनने की जरूरत है, ठीक है, ना रटा मारवा छापने की जरूरत है, स्पेसिफिक चीज करवाएगा। तो मैंने आपको कहा है, अब यहाँ एक बात समझना, ये जो आपका प्रीलिज मटेरियल है, ये मैं मई जून 2022 की उस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इसके बाद अपने वाला अभी वाला भी खोलते हैं, ठीक है। यहाँ उसने आपको कहा एक्सटेंड योर प्रोग्राम फॉर टास्क 1, इनपुट्स टिकट्स एंड एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस रिक्वायर्ड देन कैलकुलेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ बुकिंग एलोकेटेड एंड बुकिंग एलोकेट्स, पर इतना आ गया सिर्फ कॉस्ट ऑफ बुकिंग, ठीक है। अब उसने टास्क 2 में आगे 3 चीजें और बताई हुई थी, allocate a unique booking number, फिर उसने कहा display the booking details include the total cost in a unique booking number, repeat as required, ठीक है। जो उसने हमें करने को कहा, क्या करने को कहा, कहता है write the algorithm that inputs the tickets and extra required and calculates the total cost of booking। यानी उसने हमसे सिर्फ टास्क 2 का पहला पार्ट करने को कहा है। अब होगा क्या, आप टास्क 2 का रटा मारे गए होंगे, आपने ये जो टास्क 2 के आगे 4 सब पार्ट्स थे सारे याद किए होंगे, आप सारे छाप हो गए, बच्चा पागल हो गया यार, क्या कर रहा है, इसका मतलब रटा मार के आया हुआ है। नुकसान कोई नहीं है अगर उसमें आपका एक चीज़ें में रखो, मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर उस रटा मारे हुए पार्ट में से आपका सही वाला आंसर एग्जिस्ट करता है, प्रोबेबली वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। उस चीज़ के रीज़न क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, आप सही वाला पार्ट वहाँ पे करा होगे, लेकिन वो पागलपन है, पागलपन से टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो, जगह नहीं है इतनी, टाइम नहीं है, फजूल में आप बैठे हुए हो, भूल जाओगे, टेंशन बैठ जाओगे, क्या कर दिया, वो वाली बात है। यहाँ ये बात समझो, उसने आपको कहा, मैं हो सकता है स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर इसलिए किया कि मैं ये बातें समझा सकूँ, क्योंकि यार एक कॉमन फजूल मसले से गलतियाँ होती हैं। ये हमारा ना मई जून वाला मटीरियल में जिसमें चीज़ समझाना चाह उसको क्लियर करना। मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं इस बात को दोबारा स्टार्ट करता हूँ, मैं कटिंग करके इस तरह कर दूंगा कि आपको एक्स्ट्रा ना सुनना पड़े। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि यार प्री रिलीज मटीरियल को आपने जो बना बनाया आंसर है उसका रटा नहीं मारना। ये देखो उसने आपको पेपर के स्टार्ट में क्या कहा हुआ है, डू नॉट अटेम्प्ट टास्क 1, 2 एंड 3 इन द कॉपी ऑफ द प्रीवियस मटेरियल। वो कभी भी आपसे पूरा टास्क 2, 1 या 3 नहीं करवाएगा। अमूमन वो आपसे कुछ टास्क के बारे में स्पेसिफिक बातें पूछेगा कि यार तुमने ये कैसे की थी, जिसका मुराद ये होगी कि आपने वहां रट्टा मारा हुआ छापने नहीं बैठ जाना कि मैं सर ने कहा था बेटा 4 पेज छापा नंबर मिल जाएंगे, नहीं, ये चीज नहीं करनी। देखो यहाँ उसने पहली चीज हमसे, अच्छा पहली बात तो आगे डिक्लेरेशन वाली, जो उसने डिक्लेयर करवा के आपसे, जिसने उसने आपसे जिसके वो पूछने हैं ना, डाटा टाइप्स पूछनी है, वो पूछ लेगा अलग से। यहाँ उसने पूछी नहीं है, स्पेशली वो पूछ नहीं है भाई इसकी डाटा टाइप बताओ, ठीक है, नहीं पूछ रहा
ड्यूरिंग सीडो कोड उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। करना सीडो कोड में, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे बताना होता है, सीडो कोड में नहीं कंपल्सरी होता। अगर वो आपसे ड्यूरिंग कोडिंग यहाँ जो पूछ लिया, ड्यूरिंग कोडिंग नहीं पूछता ना बताना, ठीक है। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये वाले दो, यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार तुमने जब अपने फ्री टाइम में पिछले 3-4 महीने में बैठ के सीडो कोड की अपना प्री रिलीज मटेरियल अटेम्प्ट किया था, उसमें तुमने जब ये वाला हिस्सा किया तो तुमने उसको किस तरह इंश्योर किया। मसला क्या है, हम रटा मारे गए होते हैं, हम तो किया नहीं होता, हमें तो 4 टीचर से जो है उसके आंसर्स करवाए होते हैं, बैठ के रटा मारा होता है, हमें क्या पता वो क्या पूछ रहे हैं। यही तो मसला है सारा। इवन आज रात भी टाइम है, बैठ के पढ़ लो उसको प्री रिलीज मटेरियल को, भाई किस तरह करना है, ठीक है। वो जब ये पूछेगा यहाँ आपने उसे एक्सप्लेन करना है कि यार मैंने ये चीजें करके इंश्योर किया। अब आगे असली चीज समझाना चाह रहा था, आप कहोगे सर कम से कम एक पार्ट दे देता ना, रटा मार जाए। देखो यहां पहले टास्क 2 पढ़ो। टास्क 2 में वो कहता है प्रोसेस ऑफ बुकिंग, एक्सटेंड योर प्रोग्राम फॉर टास्क 1 टू इनपुट द टिकट्स एंड एक्स्ट्रा अट्रैक्शंस रिक्वायर्ड, देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बुकिंग, allocate a unique booking number, display the booking details, include the total cost and the unique booking number, repeat as required। ठीक है, इसमें से उसने आपको सिर्फ एक चीज करने का कहा है। जब आपको उसने कहा है कि आपने एल्गोरिथम लिखना है, राइट एल्गोरिथम फॉर द पार्ट ऑफ टास्क दैट इनपुट्स द टिकट्स एंड एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शंस रिक्वायर्ड, देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बुकिंग। बेसिकली उसने आपको टास्क 2 का सिर्फ पहला पार्ट करने को कहा है। अब अगर आप रट्टा मारो लिखने बैठ जाओगे, आप तो चारों हिस्से कराओगे उसके पूरे, उसने मांगे ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्री रिलीज मटेरियल के आंसर बने बनाए होते हैं, रट्टा ना मारा करो, उसे करना सीखा करो कि यार जब वो आपको वहां करने का कहे तो आप उसे कर पाओ, आप उसे आउट इन द वैक्यूम उसको परफॉर्म कर पाओ, बजाय कि पूरा शूज लेके अंदर छापना पड़े आपको। ठीक है, ये वाली बात है। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं कोई चीज की। अच्छा ये हमारे पास आ गया, फिर वही बात है, मैं कहूँगा सीडो कोड में करना। फिर वो कहता है एक्सप्लेन हाउ योर प्रोग्राम डिसाइड्स व्हेन अ फैमिली टिकट इज बेटर, explain how your program decides when a family ticket is better value in class 3, any programming statement you include must in your answer must be fully explained। ये जरूरी बात है, जहां उसको एक्सप्लेनेशन के अंदर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट चाहिए या वो आपको अलाउ कर रहा है कि डाल दो, वहां वो आपको कह रहा है कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट डालो तो उसको एक्सप्लेन करना। इससे क्या बात साबित हुई, जो हमारे पास पार्ट बी और सी थे इस क्वेश्चन के, ये दोनों जो पार्ट्स थे, यहां उसको जरूरत ही नहीं है आपकी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स की या आपके सीडो कोड की या आपके किसी फ्लो चार्ट की, इन दो पार्ट्स में। क्योंकि यहाँ वो नहीं कह रहा आपको कि आपने वो डाले तुमको एक्सप्लेन करना, वो आपको जिसमें उसको जरूरत है वहां वो स्पेसिफिक बता रहा है कि यार अगर आप यहाँ पे यूज करो तो उसको एक्सप्लेन कर देना। कंपल्सरी नहीं कहा, अगर की बात कर रहा है फिर भी, ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड यही करूंगा कि जिस भी क्वेश्चन में वो आपसे सीडो कोड नहीं मांग रहा ना, वहां अपने यानी लैंग्वेज को यूज करो। लैंग्वेज से मुराद ये इंग्लिश को यूज करो, वहां पे आपने सीडो कोड को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फजूल में नहीं घुसाना। यहाँ वो नहीं मांग रहा, यहाँ से उसे समझा दो बात का जो पूछ रहा है। टेक्निकली बात क्या है, पूरे पहले क्वेश्चन के अंदर अमूमन 1 से 2 पार्ट ही होते हैं, वो भी दूसरा मुश्किल से ही आता है कभी, कि जहां आपने वाकई सीडो कोड लिखना होता है। अब जब मैं आपको प्रिपरेशन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, ठीक है। जितने बच्चों ने मुझे ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स कांटेक्ट किया होगा जिससे मेरी बात हो सकी है, मैंने उनको यही कहा था कि यार पेपर 2 को उसमें यानी एक्सेल करने का तरीका ये है, उसमें अच्छा परफॉर्म करने का तरीका ये है कि पेपर को उल्टा स्टार्ट करना, जैसे हमने पहले डिस्कशन स्टार्ट की है। बाकी क्वेश्चन पहले कर लेना। क्वेश्चन 1 के अंदर ये वाला पार्ट है ना 6 नंबर वाला, इसको आपने एंड पे छोड़ देना है। बाकी तमाम चीजें इस पहले पार्ट से रिलेटेड होती नहीं है, बहुत कम होता है कि इस पहले पार्ट से मुराद ये है, ये जो आपका एल्गोरिथम लिखने वाला पार्ट है इससे कनेक्टेड होती नहीं है। बहुत कभी कभी इस तरह जाता है कि वो आपको कह दे भाई एक्सप्लेन हाउ डिड यू मेक दिस पर्टिकुलर वो जो है एफिशिएंट, या वो आपसे पूछ ले कि इसमें वैल्यूज इनपुट करो, वरना बाकी सारे पार्ट्स इससे अनकनेक्टेड होंगे, ठीक है। पहले बाकी सारे पार्ट्स कर लो, फिर रह जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। खुदा ना खास्ता अगर आपको रट्टा मारा हो जब याद किया तो भूल भी जाता है, आपको खुद भी करना नहीं आता, कुछ ना कुछ तो कर दोगे इसके अंदर, डिक्लेरेशन तो कर दोगे, लूप्स तो लगा लोगे, डिसीजंस तो कर लोगे, 6 में से 3-4 नंबर फिर भी आ जाएंगे। दैट इज मोर देन इनफ टू स्कोर एन A स्टार ओवरऑल इन द सब्जेक्ट। ये है कॉमन सेंस। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जब आपने क्या नाम है वो किए थे, पेपर्स दिए थे, तो आप क्या करते थे? भाई मैं कॉमन सेंस यूज करता था यार। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल है इस पे, जिन बच्चों की तैयारी है ना, इस पर मैं कोई मजे की बात बताऊं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है ना, उसको इसमें से एक भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहला पेपर स्टार्ट करेंगे उनका पेपर पूरा हो जाएगा। मसला आएगा उन स्टूडेंट्स को जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत यानी कुछ जगहों पे वेवर कर रही है। हमेशा मैं कहता हूं ऐसे स्टूडेंट्स को कि आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए, जब आपकी पेपर की तैयारी ऐसी ना हो ना कि जहां आप परफेक्ट एक्सेल कर सको, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डू द बेस्ट यू कैन, ठीक है। उसका तरीका क्या है कि आपने गिवन टाइम के अंदर जितना मैक्सिमम सही अटेम्प्ट हो सकता है करना है, ऐसे ही है। पहली चीज क्या है, पेपर उल्टा स्टार्ट करो। ये जो हलवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका
ये वाला, इसके तो मैंने बताया पास पेपर से क्वेश्चन 10-12 कर लो, आपके हाथ पे आ जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। उस बार ये हर पेपर पिछले 20 साल पेपर उठा लो, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अटेम्प्ट कर लो, इसमें जो गलती मैंने कॉमन बताई है मिस कर दी नहीं, देख लेना जीरो कहाँ लगाना है, लाइन कहाँ छोड़नी है, लाइन कहाँ नहीं छोड़नी, लूप्स के अंदर किस तरह आपने पूरा करना है, सेटिंग से किस तरह पूरा करना है, तमाम चीजें, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला क्वेश्चन है, ये अमूमन या तो लूप चेंज का होगा, या आपका सेट रीजंस का होगा, या आपको कहेगा भाई पर उसमें गलतियां एरर वो करो, सिंपल क्वेश्चन होंगे। जब इन पे हाथ पका कर लो ना, जब ये आपके हो जाए पेपर में, उसके बाद आपने खोल लेना है पेपर स्टार्ट से, पहले आपने उसका पहले 3 पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको एंड में छोड़ देना है, जिसमें आपने अलग में लिखना है, आखिरी वाला पार्ट कर लो। अब रह गया 6 नंबर का क्वेश्चन, आराम से बैठ जाना, जितना आपको अगर पूरा सही होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं जितना होता है मोर देन इनफ है, क्योंकि पेपर के थ्रेशोल्ड को साइड रख दो, अगर बेस थ्रेशोल्ड 90 पे स्टार भी हो तब भी आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ये है कॉमन सेंस यार। मैं इसलिए कहता होता हूँ कि कंप्यूटर को कभी भी ना इस सब्जेक्ट को मुश्किल ना समझा करो, ये इंतहाई आसान पेपर है, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का। इसमें ब्लंडर की रीजन सिर्फ ये है कि हम लग जाते हैं प्रीवियस वीडियो पर रट्टा मारने में और जाके पूरा छापने में, वो कभी नहीं होगा। उसको बेशक आप साइज की बैठे रट्टा मार लो ना, वो याद होगा, अगर यानी करिश्माती तौर पे याद हो भी गया तो पूरा यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस साल के प्रीवियस वीडियो में, मुझे खोलने दो, मुझे मिल जाएगा। तो यार देखो, अब इसमें मेरा फोकस चीज़ पे रहेगा कि हमने फोकस करना है प्री रिलीज मटेरियल को समझने के ऊपर। मैंने सामने खोल भी दिया था कि आपको मिलता रहे साथ साथ, यानी नजर आता रहे। उसका आंसर अटेम्प्ट करके याद करने को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता। मैंने आपको देखो उसको बताया भी है दिखा के कि यार कभी भी वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसने आपसे पूछना है उसका एक सिंपल पार्ट, आपको उसका लॉजिक पता होनी चाहिए, हमेशा उस क्वेश्चन को एंड में अटेम्प्ट करना है, बाकी पेपर ईजी है। कोई यानी इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस ही नहीं है कि जो आपको मसला कर सके। हाँ, ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है कि मैंने जो पिछले साल वीडियो बनाई थी इस मई जून में भी और लास्ट अक्टूबर नवंबर में भी, उसको जरूर गो थ्रू कर लेना। वहाँ हमने डेटाबेस के क्यूरीज को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये जो हमारा ट्रेस टेबल है उसको काफी डिस्कस, इन तीनों डिस्कस ने काफी डिटेल से किया हुआ है, ठीक है। तो आपको काफी हेल्प करेगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा खैर, इन प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिकल टास्क बाय राइटिंग एंड टेस्टिंग द प्रोग्राम। ये जरूरी नहीं होता, वो तो आपको हम लोग कौन सा करते हैं, अगर आज से 3 महीने पहले टाइम होता तो कर लेते हैं। खैर, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ विजिटर कार पार्क विद 20 कार पार्किंग स्पेसेस नंबर्ड 1 to 20। जरूरी बात क्या है, यहाँ उसने कह दिया है नंबर्ड 1 to 20, ठीक है। नेचुरली अभी मैंने पूरा क्वेश्चन बाकी नहीं पढ़ा, मैं आपके साथ ही पहली दफा ये प्रीवियस मटेरियल पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे पहले प्रीवियस मटेरियल नहीं खोला, ठीक है। जरूरी बात यह है कि जब उसने 1 से 20 कह दिया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नाइस। खैर, मकसद ये कहने का, यहाँ पे टेक्निकली उसने हमें इस चीज़ का इशारा दे दिया है कि हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसे हमें एग्जैक्ट काउंट दे दिया। उसने ये नहीं कहा 1 बिलियन इनपुट्स ले लो, जब तक नंबर 20 वाला इनपुट ना आए उसको रोक देना, ऐसे नहीं हुआ। उसने कहा एक्जैक्टली 1 से 20 हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप यूज़ हो सकता है। अच्छा, कार पार्क स्पेसेस कैन बी बुक्ड बाय विजिटर्स अप टू 2 वीक्स बिफोर द डेट दे आर नीडेड। अब यहाँ देखो, जहाँ उसने कहा ना 2 वीक्स, ऑब्वियस ही बात है वो कोई ना कोई हमसे चेक लगवाएगा डेट के ऊपर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एज लॉन्ग एज द स्पेस इज अवेलेबल, फिर जरूरी बात है कि क्या वो स्पेस अवेलेबल है। अब ये किस तरह चेक होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर्ड स्पेसेस हैं, ठीक है। हम इनको स्टोर करेंगे एरे के अंदर। जब इनको एरे के अंदर स्टोर करेंगे तो हम एरे से स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेस को कॉल अपॉन करके अपने सीडो कोड के अंदर उसको चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये चीज हमारे लिए फायदा देगी। विजिटर्स रिक्वेस्ट अ कार पार्किंग स्पेस बाय स्टेटिंग द डे इन द 2 वीक पीरियड इन विच इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जरूरी बात है वो हमें विजिटर जो का हमें डे बताएगा। जरूरी बात ये है कि हमें वो अपनी मर्जी का दिन बताएगा, डेट बताएगा जिस पे बुक करना चाह रहे हैं, रेंडमली नहीं है। इन विच इट इज रिक्वायर्ड दे गिव द लाइसेंस नंबर ऑफ द कार टू बी पार्क। देखो, हमारा जो इनपुट होगा कार की तरफ से, वो कार का लाइसेंस नंबर होगा, उसका कलर, उसका मेक मॉडल नहीं होगा, लाइसेंस नंबर होगा, और हमारे उस बंदे का नाम होगा। ये 2 डिफरेंट एरेज हैं, नाम वाली एरे बनेगी, लाइसेंस नंबर वाली एरे बनेगी, ठीक है। द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस बिगिनिंग एट स्पेस 1 इज एलोकेटेड। अब जो हमारे पास 20 पार्किंग स्पेस हैं, उसमें से जो पहली वो चेक हमारा एल्गोरिथम से चेक करना शुरू करेगा। अगर पार्किंग स्पेस नंबर 1 अवेलेबल है वो दे देगा, नहीं नंबर 2 है तो वो दे देगा, यानी जो पहली स्पेस अवेलेबल होगी वो उसको दे दी जाएगी, ठीक है, सेटिंग से काउंट करते हुए। एंड गिवन द डाटा एंड बुकिंग एंड द गिवन डाटा एंड बुकिंग आर स्टोर्ड। हमारे सिस्टम में जो है उस बंदे की बुकिंग स्टोर हो जाएगी, यानी उसका लाइसेंस नंबर गाड़ी का, उस बंदे का नाम स्टोर हो जाएगा, डेट स्टोर हो जाएगी, एक्सक्यूज मी। A system is required to record the car park bookings, ठीक है। उसके बाद write and test a program or programs for the visitor car park booking system to work for a static period of 2 weeks। 2 वीक का पीरियड है उसमें बताया हुआ है हमें, ठीक है। ये प्रोग्राम must include appropriate prompts for entry of data। ये प्रोग्राम लेवल की बात है,
डाटा डिक्लेरेशन वाली सीडो कोड में नहीं जरूरी होता। डाटा मस्ट बी वैलिडेटेड ऑन एंट्री, ये इंपॉर्टेंट बात है, डाटा की वैलिडेशन करनी होगी, ठीक है, कि भाई वो सही डाटा है, रेंज के अंदर है, आउट ऑफ रेंज तो नहीं है, एक्सट्रीम इनपुट तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल आउटपुट्स इंक्लूडिंग एरर मैसेजेस नीड टू बी सेट आउट क्लियरली अंडरस्टैंडेबली। हाँ, आपका आउटपुट मैसेज जो आप प्रिंट करते होते हो, जो प्रिंट कमांड्स आप लिखते होते हैं, वो कम से कम समझ आना चाहिए, ये रहा कि हवाई बात हो जाए उसके अंदर। ऑल वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड अदर आइडेंटिफायर्स मस्ट हैव मीनिंगफुल नेम्स, ठीक है, ये जरूरी बात है। देखो वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स जो आप डिक्लेयर करते हो ना, आप चाहो तो एबीसी भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उनके मीनिंगफुल नेम होने से फायदा ये होता है कि आप अपना एल्गोरिथम लिख लोगे, आपके जहन मिक्स नहीं होंगे। जैसे ब्लैक और व्हाइट बॉल्स है, मैं व्हाइट का नाम बी रख देता हूँ, बी का, और ब्लैक का नाम व्हाइट रख देता हूँ, वी डब्ल्यू रख देता हूँ, मुझे वहां पूरे उस पर कंफ्यूज होता रहूंगा। तो इस तरह गलती नहीं करनी। यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क, ईच टास्क मस्ट बी फुली टेस्टेड। सेटिंग अप द बुकिंग सिस्टम, सेट अप अ सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर कार्ड लाइसेंस नंबर्स, ये जरूरी बात है। देखो लाइसेंस नंबर जो है, अमूमन लाइसेंस नंबर जो होते हैं उनके अंदर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट एंड आपका इंटीजर्स, ठीक है। अगर सिर्फ नंबर होगा तो इंटीजर्स कर दोगे उसको, ना स्ट्रिंग हो जाएगा। एंड नेम ऑफ विजिटर्स, नाम हमेशा स्ट्रिंग होता है, एक नाम ही के वो होता है, वर्ड्स के अंदर होता है। हु हैव बुक कार पार्किंग स्पेसेस, द डाटा स्ट्रक्चर शुड हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू स्टोर डाटा फॉर 20 पार्किंग, यानी 20 उसकी एरो होगी। एरो डिक्लेयर करनी आपको इस टाइम पे आती होगी, जब ऐसा करके डिक्लेयर करते हैं ना, तो यूज करके करते होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 20 की वो बनानी है पार्किंग स्पेसेस के लिए, ठीक है। और स्टडी पीरियड 2 वीक्स है, हमें उसका टाइम चेक करना होगा। अलाउ विजिटर टू रिक्वेस्ट अ पार्किंग स्पेस ऑन एनी डे विद इन द 2 वीक्स, अगर वो उन 2 वीक्स के अंदर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमने इसको जो चेक करना पड़ेगा उसके अंदर है। अभी देखो उसने 2 वीक्स का तरीका बताया है, उसने कहा यार आप उसको दिनों को नंबर कर लो 1 से 14 के बीच में, ठीक है। तो अब ये जरूरी बात है, यहाँ इन एरेज को मिक्स ना कर देना। एक एरे बन रही है हमारी कार पार्किंग स्पेसेस के लिए, एक एरे हमारी यहाँ पे बन रही है जो दिनों के लिए है। अव्वल तो फिर वही बात है कि पूरे एग्जाम में कभी भी आपको पूरा ही करने को नहीं देगा, लेकिन अगर वो कोई पूछ ले आपसे कि ये आपने उस टाइम पे कैसे किया, इसमें क्वेश्चन दिखाए हैं, तो ये जरूर रखना कि ये जो 1 से 14 वाली बात है, ये हम लोग क्योंकि 14 दिन है टोटल, 2 हफ्ते, तो हम नंबरों को दिनों को नंबर कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कौन सा दिन है, क्योंकि दिनों को हम नाम से स्टोर नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे, ये भी कॉमन सेंस की बात है कि 2 हफ्ते में हर दिन 2 दफा रिपीट हो रहा होगा। सिस्टम विल चेक दैट देयर आर स्पेसेस अवेलेबल। यहाँ से देखो ये जो ये वाली बात है, ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो पहला एरे है, यानी जो हमने ये वाला एरे सेट किया हुआ है उसके लिए क्या कहते हैं इसको, पार्किंग स्पेस के लिए, उससे वो चेक करेगा कि उस दिन पे बुकिंग है या नहीं है, ठीक है। ऑन द डे रिक्वेस्टेड के लिए 1 से 14 वो आ जाएगा। इफ सो यू विल आस्क द विजिटर टू एंटर देयर नेम एंड काइस। अब ये पूरा चेक करने के बाद हम लोग अपना जो विजिटर है उससे उसका इनपुट लेंगे, इनपुट के अंदर हम उसे यानी स्क्रीन पे हम प्रिंट करा सकते हैं, यानी टाइप नेम या जो भी करके, ठीक है, जो मीनिंगफुल बनेगा। अपना नेम और लाइसेंस नंबर वहाँ पे वो करेगा। डाटा विल बी स्टोर्ड, उसके बाद ये कि हम उसको डाटा को एरे में पुट करेंगे। एरे में पुट करना आपको इस पॉइंट पे ऑब्वियस ही बात आता होगा, नहीं तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, मैंने पूरा डाटा में एरे में किस तरह इनपुट करते हैं, एरे के वो क्या ये एरो लगाना जरूरी होता है या इज इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं, तमाम बातें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई काफी डिटेल से, ठीक है। तो कहता है दिस डाटा विल बी स्टोर्ड इन द डाटा स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट अवेलेबल पार्किंग स्पेस फॉर द रिक्वेस्टेड। ये जरूरी बात है। वो आपने देखो यहाँ पे हम जब एरे बिल्ड करेंगे, पहली बात तो ये टास्क वन पूरा भी देगा आपको, लेकिन फिर वही बात है कि अगर वो पूछ ले कैसे किया था, तो वो हर दिन का जो है जो डे की स्पॉट है और जो उस दिन पार्किंग पहले वो एक दिन पे आएगा, उस दिन की तमाम पार्किंग स्पॉट को चेक करेगा, ठीक है। पहले हम वो दिन यही सेट करेंगे जिस दिन का उस बंदे ने रिक्वेस्ट किया है, फिर उस दिन की हम हर पार्किंग स्पॉट को नंबर 1 से चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ हमारा लूप यूज होगा। अब यहाँ समझो, पहला लूप यूज होगा हमारे यहाँ पे इस डाटा को इनपुट करने के लिए, दूसरा लूप हमारे पास यूज होगा जब हम नेक्स्ट टाइम डाटा इनपुट कर रहे होंगे उसको चेक करने के लिए। क्या चीज चेक करने के लिए, क्या उस पर्टिकुलर दिन की जिसकी बात हो रही है उस दिन के ऊपर हम जब एरे को वहां चेक करेंगे क्या उस दिन वो अवेलेबल है, खाली स्लॉट है, खाली नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए, ठीक है। उस बाद जो डाटा है उस पर स्टोर हो जाएगा। विजिटर को उसका पता किस तरह लगेगा, यहाँ देखो वो कहता है विजिटर विल बी टोल्ड द नंबर ऑफ देयर पार्किंग स्पेस, यानी जो हमने पहला एरे बनाया है इसका जो हमारे पास वो वाला स्पॉट जो स्पॉट अवेलेबल आया जिसके अंदर हम उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम बाद में जब चेक करेंगे वहां पे इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, हम उसको बाद में प्रिंट भी करेंगे। प्रिंट से मुराद ये फिजिकल प्रिंट नहीं, प्रिंट जो कमांड होती है वो आउटपुट के लिए यूज होती है, स्क्रीन पे उसको दिखाएंगे कि भाई तुम्हारा ये जो है इस नंबर का स्पॉट है, ठीक है। At the end of the 2 week period, allow the data to be deleted, ready for the next 2 week period। 2 वीक पीरियड के एंड में आपको लूप चलाना पड़ेगा दोबारा। ये डिलीशन का तरीका एरे के लूप का ये होता है कि आप एक और लूप लगाओगे, ठीक है। उस लूप के अंदर जो है पहले डेली का डाटा वो काउंट करेगा, उसके अंदर एक सब लूप होगा। देखो ये समझो, मेन लूप आ गया डे के लिए, पहले डे के ऊपर आ गया, उस पर अगला सब यानी मेन लूप, पहले आपने एक लूप लगाया जो उसके अंदर फर्स्ट लूप होगा वो उस 1 से 14 तक डेज को काउंट कर रहा होगा। उसके अंदर जो नेस्टेड लूप होगा जो उसके अंदर छोटा उससे सब लूप होगा वो हर दिन के अंदर जो है उसकी पार्किंग स्पेसेस काउंट कर रहा होगा। उसमें आप उसकी वैल्यूज को इरेज कर दो, उसकी वैल्यूज को आप 0 कर दो, दैट्स अप टू यू, यानी खत्म कर दो वैल्यूज को, ठीक है।
मुश्किल है कि वो टास्क 1 आपको पूरा करने को दे दे कि बड़ा हैवी टास्क है। अमूमन टास्क 2 का पार्ट ही देता होता है, 2 या 3 का कोई पार्ट देता होता है आपको, क्योंकि 1 टास्क बहुत लेंथी है इसके अंदर। हो सकता है सब जहाँ मैंने पूरा दिया, लेकिन ये है कि चांस कम है इसमें। मेन बातें क्या आ गई, जो मुख्तलिफ एरेज आपको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ एरेज डिक्लेयर होंगी। नेस्टेड लूप यूज होगा क्योंकि हर दिन के अंदर 20 पार्किंग स्पॉट्स हैं और 14 दिन है टोटल, ठीक है। तो नेस्टेड लूप्स होंगे, उसमें डाटा पुट करना, डाटा कंपेयर करना, उसको प्रिंट करना, इनपुट किस पॉइंट पे लेना है। देखो पहले उसने कहा आपने चेक करना है, फिर आपने इनपुट लेना है, ये वाली बात। पहले आपने उनसे इनपुट लेना है, यानी पहले आप अपने जो बंदा पार्किंग करना चाह रहा है उससे आप इनपुट लोगे भाई तुम किस दिन में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। फिर आप उसके बाद जो है यहाँ से कहा ना एनी डे, ठीक हो गया, आप उसे किस दिन में इंटरेस्टेड है उसका इनपुट लोगे। फिर आप नेस्टेड लूप बनाओगे, उस दिन के लिए आप जो है उसका चेक करोगे उस दिन में कोई पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है नहीं। अगर जो पहला आपके पास 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते पार्किंग स्पॉट अवेलेबल आएगा, उसमें आप उसका डाटा फीड करोगे, उसको इनपुट कर, उसको आउटपुट कर, उसको सॉरी अगर आपके पास डाटा वहां पे अवेलेबल होगा, ये देखो ना उसने कहा कि डाटा वहां पे अवेलेबल आ गया। जब अगर आपको वहां पे डाटा अवेलेबल मिलता है, पहले आप चेक करोगे डाटा अवेलेबल वहां पे कोई पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है उसे आप कहोगे अपना नेम और लाइसेंस नंबर जो इनपुट करो। जब वो ये कर देगा उसके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप डाटा फीड करोगे, डाटा फीड कर दोगे, फिर उसके बाद आप उसको आउटपुट करके बताओगे भाई ये नंबर है तुम्हारी पार्किंग स्पेस का जहाँ पे तुम्हारा जिस दिन का पार्किंग है, ठीक हो गया। टास्क 2 हमारे पास आ गया, एडिंग एक्सेसिबल पार्किंग स्पेसेस। द विजिटर कार पार्किंग बुकिंग सिस्टम इज टू बी रीडिजाइन्ड टू ऑफर accessible parking space 1 to 5 are named accessible spaces, space 6 to 20 are named general spaces, ठीक है। extend your program part 1, most probably ना आपको जो लिखना आएगा एल्गोरिथम, most probably कोई गेस पेपर नहीं दे रहा, लेकिन जो टास्क का हिसाब लग रहा है उस हिसाब से ये जो ये लिखा हुआ है ना पार्ट, इन्होंने extend your program in task 1 so that, ये गेस पेपर नहीं है, आ कुछ भी सकता है, लेकिन प्रोबेबली वो आपको या तो इसका वो लिखने को देगा सीडो कोड, या इसका लिखने को देगा, या इस पूरे पार्ट का लिखने को देगा प्रोबेबली। When a visitor requests a parking space, they are additionally asked if they need an accessible space, ठीक है। अब ये कौन से पॉइंट पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, एक मिनट ये देखो ना, जब इस पॉइंट देखो यहाँ पे, जब हमारा विजिटर जो है अलाउ द विजिटर टू रिक्वेस्ट अ पार्किंग स्पेस ऑन एनी डे बिटवीन द 2 वीक पीरियड, इस पॉइंट के बाद हमारा एडिशनल स्टेप क्या ऐड हो रहा है कि हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप उसे एक्सेसिबल स्पेस चाहिए। इसका मतलब ये क्या उसको 1 से 5 के बीच में स्पेस चाहिए या जनरल स्पेस चाहिए, यानी कि 6 से 20 के बीच में चाहिए। तो यहाँ हमारा एक फर्दर डिसीजन इनपुट और डिसीजन यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया कि हमें इफ सो दे एलोकेट द फर्स्ट अवेलेबल, अगर वो हमें कहता है कि उसको एक्सेसिबल स्पेस चाहिए, ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे, यानी हमारा अगर वो हमें कहता है ना कि उसको एक्सेसिबल स्पेस उसकी प्रायोरिटी है, तो फिर हम 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 5 तक एक्सेसिबल स्पेसेस हैं और जो पहली स्पेस मिल गई दे देंगे उसको, ठीक है। अगर ना हुई तो उसको 5 के बाद वाली मिल जाएगी। और अगर वो कहता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, यानी कि एक्सेसिबल स्पेस के अंदर, तो फिर यहाँ उसने देखो मेन बात, अब यहाँ जो गलती होगी आपसे लग रहा है ना हो मकसद, जो गलती हो सकती है वो कहता है यहाँ आपने उल्टी काउंटिंग शुरू करनी है। फिर अगर वो कहता है ना कोई भी स्पेस में जनरल स्पेस में हमें कोई मिल जाए, फिर वो कह रहा है कि आपने उल्टी काउंटिंग शुरू करनी है, ठीक है। आपने पहले स्पेस 20 चेक करनी है, फिर 19 चेक करनी है, फिर 18 चेक करनी है, इस तरह आपने जो है उसको पीछे देना, जो पहली स्पेस आपको इस तरह काउंटिंग मिल जाए उसको दे देनी है। यानी 20वीं अवेलेबल नहीं है, 19th अवेलेबल नहीं है, 18th अवेलेबल है, वो दे दो। समझाने वाली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ मेन बात ये है कि यहाँ पे इटरेशन ही होगी, उसको आप यानी कि डी काउंटिंग करोगे, उसकी काउंटिंग कर, यानी कि उसका लूप की काउंटिंग है वो उल्टी करोगे, ये ध्यान करना। गलत कर दोगे तो फिर वो आपका यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी। द सिस्टम मस्ट, ये 1-2 पेपर पहले आया भी होगा, मार्किंग से देखो ना पुराने पेपर्स की, आपको मिल भी जाएगा, इस तरह पहले क्वेश्चन लिखा आया हुआ है, 2 दफा आया हुआ है, शायद ज्यादा भी आया हो। द सिस्टम मस्ट वर्क सो द विजिटर्स रिक्वायरिंग एक्सेसिबल पार्किंग स्पेसेस में बी एलोकेटेड एनी ऑफ द 20 स्पेसेस, बट विजिटर्स हु डू नॉट नीड एक्सेसिबल में ओनली बी एलोकेटेड जनरल स्पेसेस। यहाँ पे चेक लगेगा, देखो वो कहता है, चेक ना भी लगाओ तो बात ऑलरेडी क्लियर है। अगर एक बंदा कहता है कि उसको एक्सेसिबल स्पेस ही चाहिए, तो आप 1 से काउंटिंग शुरू करोगे, 5 तक एक्सेसिबल स्पेसेस हैं, अगर उनमें ना भी हुई तो उसको कोई भी दे देना, यानी उसके बाद वाली जो भी अवेलेबल हो। लेकिन अगर वो कहता है उसको एक्सेसिबल स्पेस नहीं चाहिए, सिर्फ जनरल स्पेस ही चाहिए, तो फिर 20 से लेके 6 पे आके आपने रुकना है। बेशक 1 से लेके 5 सारी अवेलेबल हो, आपने उसको नहीं देनी। अगर 20 से 6 के बीच में अवेलेबल नहीं है तो उसको जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ उसको जनरल ही जगह मिलेगी, ये बात कर रहा है। अब हम यहां तक रिपीट कर लेते हैं। देखो पहली चीज ये हमारे पास के ऑलरेडी जो बुकिंग अवेलेबल है, सबसे पहले आपने क्या किया, जो ऑलरेडी बुकिंग अवेलेबल है उसका डाटा फीड किया। 2 एरे बनेंगे, एक एरे दिन का बनेगा 1 से लेके 14 तक, ठीक है, उनके 14 दिन है। एक एरे आपका बनेगा उसके लिए क्या होता है, पार्किंग स्पेसेस के लिए, जो 1 से लेकर 20 आपकी पार्किंग स्पेसेस है, ठीक है। उस पर हमारे पास आ गया, आप
पहले जो है वो बंदा जो यानी जो जिस बंदे को उसकी जरूरत है वो क्या करेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे फलां दिन पार्किंग चाहिए। आप उससे पहले इनपुट लोगे उस दिन का, उसके बाद उस पर्टिकुलर दिन को पिन पॉइंट करके नेस्टेड लूप में जाके आप उसके अंदर उस दिन की पार्किंग स्पेसेस चेक करना शुरू करोगे 1 से ऑनवर्ड, ठीक है। अगर पार्किंग स्पेस उस दिन अवेलेबल है तो आप उसे कहोगे उस बंदे को भी अपना नेम और अपना लाइसेंस नंबर एंटर करो। जब वो ये एंटर कर देगा तो इस चीज को आप जो ये अमाउंट उसने एंटर किया वो भी बात चेक करोगे भाई वो डाटा उस वेरिएबल उसकी रेंज के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको डाटा को इनपुट करोगे उस पर्टिकुलर दिन की पार्किंग स्पेस में, उसको आप प्रिंट करके उसकी स्क्रीन पे बता दोगे कि भाई तुम्हारा ये दिन है, ये तुम्हारा पार्किंग स्पेस का नंबर है और ये तुम्हारा डिटेल्स है, नेम और वो जो भी है, ठीक है। उसके बाद जब 2 वीक का पीरियड एंड होगा आप नेस्टेड लूप यूज करोगे। पहले डे को पिन पॉइंट करोगे पहले लूप के अंदर, उसके अंदर जो सब लूप होगा उसके अंदर आप पार्किंग स्पेस को पिन पॉइंट करोगे और डाटा उनका इरेज कर दोगे सबका 1 बाय 1 यानी लूप के अंदर। अब जब टास्क 2 स्टार्ट होगा तो उसमें हमें वो ये कह रहा है कि पार्किंग स्पेस को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से 5 नंबर की जो पार्किंग स्पेसेस हैं वो एक्सेसिबल स्पेसेस हैं और जो 6 से लेकर 20 नंबर तक की जो पार्किंग स्पेसेस हैं वो हमारे पास जनरल स्पेसेस हैं। अगर एक बंदा आप जब उससे जिस उसने कहा है कि देखो जब वो आपसे पार्किंग स्पेस रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि ये जो पहला स्टेप है रिक्वेस्टिंग करने वाला इनिशियल डाटा स्टोरेज के बाद, वहां पे आप उससे प्रिंट करके पूछोगे स्क्रीन के ऊपर कि यार आप जो है अपना ये बताएं कि आपको एक्सेसिबल चाहिए या एक्सेसिबल जनरल स्पेस चाहिए, ठीक है। अगर वो कहता है उसको एक्सेसिबल स्पेस चाहिए तो फिर आप नंबर 1 से स्पेस से चेक करना शुरू करोगे कि 1 से लेकर 5 तक एक्सेसिबल स्पेसेस हैं। अगर उन 5 में एक्सेसिबल स्पेस में मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको 20 तक यानी 1 से लेकर 20 तक पहली स्पेस मिलती है आप उसको दे दोगे। अगर वो बंदा कहता है कि उसको एक्सेसिबल स्पेस नहीं चाहिए, जनरल स्पेस चाहिए, जो कि स्पेस नंबर 6 से 20 है, तो आप उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करोगे। आप स्पेस नंबर 20 से चेक करना शुरू करोगे, लेकिन आप स्पेस नंबर 6 पे आके रुक जाओगे, आप 1 तक काउंट नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि जो बंदा कहेगा उसको एक्सेसिबल स्पेस नहीं चाहिए, सिर्फ जनरल स्पेस चाहिए, तो उसको फिर एक्सेसिबल स्पेस नहीं मिल पाएगी। हालांकि अगर एक बंदा कहता है उसको एक्सेसिबल स्पेस प्रेफरेबली चाहिए और एक्सेसिबल स्पेस नहीं है तो उसको जनरल स्पेस फिर भी दे दी जाएगी। लेकिन इसका उल्टा अप्लाई नहीं होगा कि जो बंदा आपको पहले कहेगा कि मुझे जनरल स्पेस चाहिए और जनरल स्पेस अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको एक्सेसिबल स्पेस नहीं मिलेगी, नंबर 6 पे आकर रुक जाओगे। इसमें उल्टी काउंटिंग होगी, आपको लूप उल्टा लगाना पड़ेगा, ध्यान करना आपने एरे उल्टी चलानी है उसके अंदर। बाकी टास्क 3 क्या कहता है, वर्किंग आउट कार पार्क यूजेस स्टैटिस्टिक्स, एक्सटेंड द प्रोग्राम टू इनेबल द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स टू बी काउंटेड एंड आउटपुट ऑन रिक्वेस्ट, द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्पेसेस यूज्ड ऑन एनी ऑफ द 14 डेज। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लूप के अंदर लगा के उसको काउंट करो। अगर वो इन्हीं तरीका ही होगा कि उस पहले दिन को पिन पॉइंट करोगे, ठीक है, फिर लूप लगा के उसके अंदर जो है आपका उसमें आप यानी लूप हर एरे के हर पॉइंट पे हर इटरेशन पे चेक करोगे। अगर वो स्पेस एम्प्टी नहीं है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दोगे, आपको पता जाएगा कितनी स्पेसेस आपकी एक्सेसिबल जो है। सिर्फ 1 से 5 तक आपने करना है कि एक्सेसिबल स्पेसेस की बात हो रही है, तमाम दिनों में आपके अवेलेबल है। जनरल स्पेसेस का भी इस तरह 6 से 20 तक की होगी, 1 से 5 वाली वो 6 से 20 ये ठीक है। टोटल स्पेसेस के लिए 1 से लेकर 20 तक हो जाएंगी। द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्पेसेस यूज्ड इन द यूज के लिए ऑब्वियस सी बात है, नहीं यहां से क्या पूछा हुआ है, ये जो मैंने पहले बताया ये होल उसके लिए होगा क्योंकि आप तमाम को प्लस कर रहे हो, ठीक है। और जो बेसिकली बात ये किसी सिंगल डे के लिए सिर्फ एक लूप लगा के उस दिन का काउंटिंग कर लोगे और तमाम उसके लिए जो है आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा और उसमें काउंटिंग जो है दोनों चीजों की करनी पड़ेगी। बाद में आप चाहो तो काउंट को प्लस भी कर सकते हो, काउंट को आप साइड बाय साइड प्लस कर सकते हो, आप पास होल का निकल आएगा। इसमें से प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये टास्क को आपसे कराएगा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। टास्क 2 जो है 1 बहुत लेंथी है, वो मुझे लगता कराएगा आपसे, 2 का भी कुछ पार्ट कराएगा प्रोबेबली। टास्क 3 में से हो सकता है पूछ ले भाई ये पर्टिकुलर चीज आप कैसे करोगे। यहाँ ध्यान ही रखना कि इसमें अगर आपने सिंगल डे का करना है तो एक दिन को पिन पॉइंट करके उसकी काउंटिंग कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने कि वो पर्टिकुलर एरे का वो वाला स्पॉट जो हर पार्किंग स्पेस का स्पॉट है उस दिन एम्प्टी है, यानी अगर नहीं एम्प्टी तो वो ऑलरेडी इन यूज है तो मतलब यूज में आ जाएगी, और एम्प्टी तो अनयूज में आ जाएगी। और होल के लिए आप जो है सारे काउंट्स को आपस में प्लस कर लोगे या होलिस्टिक की काउंट बना लोगे। इसमें बताओ क्या मसला है, हलवा तरीन आसान तरीन ये प्रीवियस मटेरियल है, कोई इसमें ऐसी लॉजिक कंप्यूटर्स को वो है नहीं इस तरह की चीज़। बात फिर वही है, जितना उसको अपने सर पे हवा के तौर पे ताई करोगे ना बहुत मुश्किल है, उतना मसला होता जाएगा। बाकी हलवा है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, प्रोबेबली मैं सुबह अवेलेबल भी होऊंगा। मुझे पता नहीं, मैंने गौर किया कि मेरे पास ना इस बार मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कंटेक्ट मैसेज से आता भी नहीं, याद हो सकता है मेरे व्हाट्सएप में इशू मुझे कोई शोर नहीं होता। अगर आए तो प्रोबेबली कोशिश होती है मैं रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। कोई भी इशू बता देना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और वो पुराने वाली वीडियोस देख लेना, उसमें बहुत सारी बातें मैंने बाकायदा लिख के जो है लास्ट टाइम, स्पेशली जो मैंने लूप्स वाली बातें बताई हैं, लूप्स की डिफरेंसेस वाली बातें बताई हैं मैंने लास्ट टाइम मेरी वीडियो में बाकायदा लिख के पूरी करके एक्सप्लेन भी की हुई है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद आपका बेनिफिट हुआ।